सर, क्राइम फ्री भारत के एग्रो और आयुष मॉडल को आज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यह एक ऐसा मॉडल है जो इस देश का भविष्य बदल देगा। इट विल चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस कंट्री। इट विल मेक द फार्मर रिचर बाय 5 टाइम्स, मिनिमम 5 टाइम्स, और 5 साल में तो शायद 25 गुना धनी हो जाएंगे वो। और मजदूर कम से कम 10 गुना, मतलब उनका जो मिनिमम परचेजिंग पावर है वो हमने 50,000 पर मंथ पर मजदूर का रखा हुआ है। तो यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो देयर अर्निंग विल बी 2 लाख रुपीज पर मंथ। दैट काइंड ऑफ द माइंड ब्लोइंग मॉडल सर। और सरकार का खर्च 0। सरकार को कुछ खर्च नहीं करना है सर। खर्च नहीं करना, इंटरफेरेंस भी नहीं। सरकार ही बदल देंगे। नहीं, आई मीन ऐसा उनमें क्या रखा हुआ है? वी विल टेक अवे द वेरी बेस जो उनको इलेक्ट करता है। आज जो है आप ये सर बताइए, 2 मिनट सर पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं सर, फिर इसके बाद वी विल गो टू द एग्रो मॉडल। सर मैं ये कहना चाहूँगा, 3 बातों को मैं जनरली सर रिपीट करता हूँ और वो भी रिपीट कर देता हूँ सर। नंबर 1, हम कभी आज़ाद नहीं हुए क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए नियम कानून बनाए थे वो सब बिना कॉमा फुल स्टॉप के हमारे ऊपर थोप दिए गए। तो नियमों के हिसाब से हम आज भी गुलाम हैं, नंबर 1। नंबर 2, अंग्रेज़ों ने जो गुलामों पर शासन करने की व्यवस्था बनाई थी उस व्यवस्था को एज इट इज़ थोप दिया गया, और इस दौरान जो संशोधन हुए उस व्यवस्था को और उनके पावर बढ़ा दिए। तो हम जो है इस व्यवस्था के सामने आम आदमी और बौना हो गया है और बड़ा गुलाम हो गया। अब तीसरा, पहला हो गया नियम, दूसरा हो गया व्यवस्था जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशरी आएगी सब। आज भी पुलिस जो है 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है सर। और ऑन द टॉप है राजसत्ता। राजसत्ता इज ए बिगेस्ट फ्रॉड विच हैज बीन कमिटेड ऑन द इंडियंस। तो यदि हम राजसत्ता को पकड़ें सर तो इसकी जड़ें जाके जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 पे जाके थमती है सर। और उस पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों को सब पावर दे दिए गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यही कारण है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट कंपनियां और परिवार की कंपनियां बन गई हैं। ये इस देश के लिए लज्जा का विषय है कि एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जो है ना जेल में जाता है तो वो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को जो ना मुख्यमंत्री बनाता है। वो अपने किसी भी लेफ्टिनेंट को, किसी भी सेकंड इन कमांड पे भरोसा नहीं करता है। इतनी लज्जाजनक स्थिति है। और तब से तो और जो है ना पानी बहुत बह गया है। तो इन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया है वो घटिया बनाया, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की, ना कोई इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कही, ना डूज और डोंट्स प्रिस्क्राइब किए कि व्हाट विल कंस्टिट्यूट द क्राइम बाय दिस पॉलिटिकल पार्टी। नो लो कि साहब ये पार्टी का ये कंडक्ट जो है ना अपराध माना जाएगा, हम उठा के इनको जेल में डाल देंगे। ये कहाँ है? नो वेयर, राइट सर। ढेर सारे पावर दे दिए, इनकम टैक्स से भी फ्रीडम दे दी, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। ही इज द पर्सन हु कुड थिंक ऑफ एनोनिमस बॉन्ड। मेरे ख्याल से विश्व में कहीं भी एनोनिमस बॉन्ड नहीं आए बट फॉर दिस गवर्नमेंट। तो इनके जो दिमाग को जो है ना कहीं यदि हम चाहें देखें तो जो इस देश पर जो शासन, जो राजसत्ता लादी गई है वो एक षड्यंत्रकारी राजसत्ता थी। और उस राजसत्ता का पूरा लाभ जो है ना नेहरू जी को मिला। 17 साल वो खुद प्रधानमंत्री बने रहे और उसके बाद उनके बच्चे भी बने हुए हैं। आज भी कांग्रेस जो है ना गांधी परिवार की पकड़ के बाहर नहीं है। ऐसा कितना अच्छा कानून बनाया। अब सर इसको थोड़ा सा आगे जाते हैं कि जो राजसत्ताएँ हैं सर, देन वी विल शिफ्ट टू द एग्रो मॉडल। इट इज नॉट कनेक्टेड विद द एग्रो मॉडल, इज जस्ट ए। तो आज सर विडंबना ये है कि आप इन राजनेताओं को चुन रहे हैं लेकिन वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। और सर ये जान के आपको ताज्जुब होगा, ये अत्यंत ही डरे हुए प्राणी हैं। आपके साथ आपको लगता है कि बड़े हैं, भयानक डरे हुए प्राणी हैं। इनके प्लेट में जो 2-4 जो है ना दाने आ गए हैं, 2-4 टुकड़े आ गए हैं, इन्हें हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं वो उठा ना लिए जाए। इतने डरे हुए प्राणी हैं ये, राइट सर।
अब सर थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं, ये बोर्ड टिकट किसको देते हैं? टिकट देते हैं जो ज़्यादा पैसा दे दे। तो आप टिकट की कीमत लगती है, आप उतना पैसा जमा कर दो तो आपको टिकट मिल जाएगा सर। दूसरा, अपने पार्टी के बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, जीरो एक्सपीरियंस है, और यदि वो जीत गए तो उन्हें कई बार जो है ना मंत्री बना देते हैं और कई बार कैबिनेट मिनिस्टर भी बना देते हैं विदाउट जो है ना बॉदरिंग कि इसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं सर। देन जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटते हैं, और जाति धर्म के आधार पर टिकट बांटने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज हर किसी को यदि रिप्रेजेंटेशन मिले तो क्या बुरा है। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि जाति और धर्म में भी ये अयोग्य लोगों को खोजते हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा ये डर सताता रहता है कि कोई उनसे योग्य व्यक्ति ना आ जाए जो उनके लिए चुनौती बन जाए सर, राइट। फिर जो है ऐसे दल बदलू लोग जिन्हें लगता है कि वहाँ सत्ता जो है ना ख़त्म हो गई है, तो वो अपने लाभ के लिए पार्टी बदलते हैं, तो उन्हें ये मंच पे बिठाते हैं, उन्हें साल पहनाते हैं, उन्हें जो है ना नारियल देते हैं, उन्हें फूल मालाएँ देते हैं, और टिकट भी देते हैं, मंत्री भी बनाते हैं, और यदि सरकार बनने बिगड़ने की बात हो तो ढेर सारा घूस में पैसा भी देते हैं सर। ढेर सारे एग्जाम्पल है सर, वी नीड नॉट टू कोट अबाउट इट, एक नहीं कई एग्जाम्पल है। ये सब करके कोई ऑफेंस नहीं है, जबकि छोटी सी चोरी कर लेता है तो वो ऑफेंस हो जाता है। ऑफेंस सर, लॉर्ड्स कमिट्स नो ऑफेंस सर, लॉर्ड्स ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, लॉर्ड्स आर ऑलवेज राइट, तो सर उसमें ऑफेंस की तो बात भूल जाइए। सम्राट को कोई दोष नहीं सर। ये सवाल ये उठता है कि ये अपने ही पार्टी वर्कर्स का हक मार रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो इनके जिनको टिकट देते हैं, इनके ही लोग जो है ना, इनके टिकट जो है ना वोट वोट काट कूट के, तो ये एक वर्ड यूज करते हैं, आपने भी सुना होगा कि भीतर घात हो गई। तो मैं इन राजनेताओं से पूछता हूं कि तुम खुल्लम खुल्ला घात कर रहे हो, बाहर से किसी दूसरे को थोप दे रहे हो, तो हर कार्यकर्ता को भीतर घात करना ही चाहिए। यदि तुम बाहर से घात करोगे तो हमें हक है भीतर से घात करने का। वाई आर यू नॉट रिकॉग्नाइजिंग माई राइट? मैं यदि 30 साल से लगा हूं एज ए कार्यकर्ता, तो आप कौन होते हैं मुझे टिकट ना देने वाले? देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, वी शुड क्वालिफाई फॉर इट। मतलब आप किसी को भी बांटोगे रोटी। और फिर जो है ना 5वें जो लोग हैं सर, वो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, और यदि उन आपराधिक चरित्र में जाति और धर्म का तड़का लगा हो तो क्या कहने। और सर आप खैर आपसे तो इस भाषा में बात करना उचित नहीं है सर, लेकिन मैं फिर भी हम्बली ये रखना चाहता हूँ कि 2019 से 2024 के बीच में जो अभी पार्लियामेंट सेशन में है, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज पर देयर ओन एफिडेविट they are having criminal record, and 29% of them they are having heinous offenses to their credit like murder, loot, डकैती, kidnapping, rape, बलात्कार। सर ऐसे जघन अपराधी, लज्जा और शर्म का विषय है। 137 करोड़ लोगों में इस राज सत्ता में बैठे हुए निखट्टू जो है ना नेताओं को शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती है कि ऐसे अपराधियों को टिकट बांटते हैं। सर डू यू नो व्हाट हैपेंड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें से 205 जो है एमएलए दे आर हैविंग आपराधिक रिकॉर्ड, विच मेक्स इट 51%। तो उत्तर प्रदेश के लॉ मेकर्स मेजॉरिटी आर क्रिमिनल्स। क्या अपेक्षा करेंगे सर आप इनसे? अब ये तो हो गई सर टिकट किसको दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए चर्चा कर लेते हैं कि ये जीतते कैसे हैं सर। आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट टू रियली डेलिब्रेट एंड डिस्कस। तो मैंने सर इस पर जो रिसर्च की है, एंड आई वुड लाइक योर इनपुट एंड योर कंट्रीब्यूशन आल्सो सर। मैंने ये रिसर्च की है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी एक आईटी विंग खोल ली है, और आईटी विंग के 3 काम हैं। पहला काम है कि अपना जो काम जिसका ग्राउंड पे 0 पर इम्पैक्ट ना हो, उसे आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ग्लोरीफाई करो और उसके नंबर कमाने की कोशिश करो, अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करो। दिस इज द वर्क नंबर 1 ऑफ द आईटी सेल। वर्क नंबर 2, दूसरे के जो है ना आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को पिकअप करके, आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बिलो करके, उसकी लाइन जितनी छोटी उसको कर सकते हो करो, उसे पप्पू बना सकते हो बना दो, जोकर बना सकते हो बना दो, राइट। उसके लिए ढेर सारे एनिमेशंस और काफ़ी पैसा खर्च करने का भी सर होता है, और वो जो है फिर इन न्यूज़ चैनल्स पे इन पे चलाया जाता है, जो सर आप देखते हैं। तो ये 2 काम हो गए आईटी सेल के। तीसरा बड़ा काम है सर जो अभी नया पैदा हुआ है, वो है कि जो सोशल मीडिया में जो बहुत सारे हैंडलर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी साख से अपनी व्यूअरशिप को लाखों और करोड़ों में पहुंचा दिया है, उनको हंट करना इस आईटी सेल का काम है। तो उनको जो है ना अपने पेरोल में लाते हैं
और फिर आप देखेंगे बहुत सारे सोशल मीडिया वो जो है ना किसी पार्टी लाइन को टोक करते आपको दिखाई देंगे। दे विल बी साउंडिंग वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, लेकिन वो अवेयरनेस क्रिएट करके भय क्रिएट कर रहे हैं और वो भय किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में जा रहा है। सो इट इज़ ए वेरी डेलिबरेट एक्टिविटी। मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ। एक चैनल से मुझे फ़ोन आया कि सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप मुझे अपनी फीड दीजिए। तो मेरी फीड तो ऑब्जेक्टिव जो जाती जाने लगी और उसकी व्यूअरशिप भी लाखों में पहुँचने लगी। अब उसको जहाँ से भी हैंडलर मिला हुआ है, बोला सर वो मैंने कंपनी बेच दी, फलाना कर दी। मुझे मालूम था वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज ही वांटेड टू आउट मी। अब वो कैसे आउट करे, आंखों का शर्म उसको ये करने नहीं दे रहा था। तो उसने एक बहाना बनाया कि उसने अपनी कंपनी बेच दी है, इसलिए जो है ना वो आगे की फीड नहीं ले पाएगा। तो ये जो है बहुत डेलिबरेटली, चाहे वो पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ हों, आप देख लीजिए, दे आर क्रिएटिंग ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ फियर, और ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्टी यदि नहीं रहेगी तो तुम मर जाओगे। और उस पार्टी ने धेले भर का काम नहीं किया है। आप बताइए मुझे, उसने क्या 35A को जब रद्द किया तो ये कहा कि ये असंवैधानिक था? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्या संविधान ने ये शक्ति प्रेसिडेंट को दी हुई है कि वो कोई आर्टिकल संविधान में पैदा कर दे? तो आपने हटाया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं एक चीज पूछने का तो हक रखता हूं कि भाई साहब ये तो कह देते कि ये असंवैधानिक था, द प्रेसिडेंट वाज हैविंग नो राइट, बट एट द सेम टाइम हम ड्यू प्रोसेस फॉलो करके फिर भी इसको जो है ना हम बाहर कर रहे हैं। बट अदरवाइज इट वाज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव ऑन द पार्ट ऑफ द नेहरू, राइट सर। अब आपने आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल 370 हटाया, दुनिया ने आपको सिर पर बिठाया। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, सर आप कश्मीर से हैं, मैं सर आपसे हम्बल पूछता हूँ, ये डोमिसाइल पॉलिसी कैसे लाए? दे ब्रॉट ए पॉलिसी मई 2020, और वो पॉलिसी कहती है कि 15 साल यदि आप कश्मीर में लगातार रहोगे या 7 साल की तुम्हारी इच्छा होगी, शिक्षा होगी, तब आपको जो है डोमिसाइल मिलेगा। एंड ऑल जो है ना पोस्ट आर रिजर्व्ड फ्रॉम A to D ओनली फॉर द पर्सन हैविंग द डोमिसाइल। तो इज इट नॉट द ए डिफरेंटली ए सिमिलर काइंड ऑफ आर्टिकल 370, आई मीन ए लाइटर 370 क्यों किया आपने? और यदि आपके पास कोई राशनल था तो हैव यू क्रिएटेड ए नेशनल डिबेट कि मैं इस तरीके की पॉलिसी ला रहा हूं, दिस इज द थिंकिंग बिहाइंड इट। जिन लोगों ने इस देश को बेचा, जिन लोगों ने जो है ना कश्मीरी पंडितों को जो है अपने जगह छोड़ने के लिए, जहां के लिए जिस कश्मीर जो है ना विदाउट कश्मीर पंडित का कश्मीर ही नहीं बनेगा सर, वहां से उनको भगाने पे क्या आपने, जो लोग जिम्मेवार थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की? क्या फारूक अब्दुल्ला हैज बीन जेल्ड फॉर दैट? आप कहेंगे लॉ नहीं है तो लॉ क्रिएट करते आप, और आप तो सत्ता में बैठे हुए थे। आपने जो है ना 1990 में आपकी बैसाखी पे ही सरकार थी, आपने क्यों नहीं गिराई? तो आपने क्या वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो हिंदुओं से न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा ले रहा है, क्या आपने उसे रिपील किया? उसे तो जो है नरसिम्हा राव की जो है बैसाखी वाली लूली लंगड़ी गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसके पास पूरी मेजॉरिटी भी नहीं थी। और कितना शर्मनाक एक्ट है सर वो। उसका सेक्शन 4 कहता है कोर्ट्स आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। तो आप न्याय की भीख नहीं मांग सकते हो। हाँ, और ये जो है ना बहुत सारे हिंदू बड़े जो है ना वो कर रहे हैं, कह रहे न्याय फलाना। मैं उनसे पूछता हूं, वो एक्ट ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो जगह जिस चीज़ के लिए यूज में आएगी वो ही मानी जाएगी। तो मैं पूछता हूँ, ज्ञानवापी मस्जिद 15 अगस्त 1947 को मस्जिद के रूप में यूज हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तो फिर उसके पहले का इतिहास, उसका मूल चरित्र जानने का ये सब लफाजेबाजी है कि नहीं है सर? इट्स ए लफाजेबाजी। इसका सही तरीका ये था कि हम वर्शिप प्लेस एक्ट 1991 को रिपील करते। अब यदि ये रिपील नहीं होगा तो कब रिपील होगा? किस बात का डर है आपको? क्यों डर है? क्यों डर है ये बताइए ना सर। मैं तो सर चिल्ला के बोलता हूं सर, हमारे मिशन में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं। मैं रोज ये बहुत बातें बोलता हूं, रोज एवरीडे। उसमें से तो कोई छोड़ के नहीं भाग रहा है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं सत्य दिख रहा है। तो
आपने जो है, उन्होंने चलो अंग्रेजों की बात समझ में आती थी, उनको डिवाइड एंड रूल करना था, उन्हें भारत को बांटना था, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट बना दिया उस लाइन पे, कॉमनल लाइन पे। आपने जो है उसे क्यों रद्द नहीं किया? संविधान में जो है ना, इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कायदे से जब संविधान 1950 में फोर्स में आया तो वो अपने आप लैप्स हो जाना चाहिए था कायदे से। या तो आप रिपील करते या अडॉप्ट नहीं करते, या जो है ना उसको लैप्स होना चाहिए था, वट एवर आउट ऑफ 3। इसके बाद उसमें एक के बाद एक अमेंडमेंट भी करते गए। 95, 93 में भी अमेंडमेंट किया, 2005 में भी अमेंडमेंट किया, तो एक के बाद एक जो है ना नरसिम्हा राव ने जो, उन्होंने जो मनमोहन सिंह जी ने तो और महान उसमें अमेंडमेंट कर दिए। अब तो जो है वो जिस जगह पे हाथ रख के वो कह दें कि ये मेरी जगह है तो वो उनकी जगह है सब। मतलब इससे ड्रैकोनियन लॉ, एंड इज इट नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स which strongly prohibit government from discriminating on the ground of the caste, creed, race और religion। तो रिलीजन के आधार पर आप क्यों कर रहे हैं? और फिर दूसरी बात यह है कि सर इस देश में आपने मुसलमानों को तो पाकिस्तान दे दिया, सब लोग रहे यहाँ पे इंडिया में, मैं ऐसा कोई कॉमनल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, सब लोग रहे, सबका स्वागत है, लेकिन जो है यदि किसी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी तो वो हिंदुओं की ज़रूरत थी, जिनको 1100 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिनके जो ना यूनिवर्सिटीज़ को जलाया गया, उनकी लाइब्रेरीज़ को जलाया गया, और सबसे बड़ा अत्याचार तो जो कोई नहीं कहता है वो अंग्रेज़ों ने किया। सर ये इनकी रिपोर्ट है लॉर्ड मैकेलो की एंड विलियम एडम की, विच हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ईयर 1835, जिसके बाद ये इंडियन एजुकेशन एक्ट जो आया ना सर, उसके बाद आया, आफ्टर डेलिब्रेशन ऑफ दैट रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कहती है कि इंडिया ज्ञान का भंडार है, इंडिया के गुरुकुल जो है वो 18 महाविद्याओं में प्रकांडता प्राप्त किए हुए हैं, और उसका 3 या 4 दिन जो है ना डेलिब्रेशन होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और फिर जो है ना लॉर्ड मैकाले से पूछा जाता है कि भैया तुम्हारा क्या सुझाव है। उसके पहले उनसे ये वो कहते हैं कि अच्छा चलो भाई वहाँ की स्थिति है, तुम्हारी नज़र में ब्रिटेन की क्या स्थिति है? तो वो कहते हैं कि जब वहाँ पर 99 और 97% जो है ना एजुकेशन थी साउथ में स्पेशली, क्योंकि 97 to 99 वाज इन साउथ एरिया, एंड यहाँ पर कुछ 92 वगैरह थी वेस्ट और इस एरिया में। नॉर्थ में इट वाज लोएस्ट 88%, मतलब लोएस्ट 88%। उस समय द लिटरेसी ऑफ जो है ब्रिटेन वाज 17% ओनली, और वहाँ पर केवल संडे स्कूल होता था जिसमें केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। ये डेलिब्रेशन उसी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में है, सेम पार्लियामेंट्री रिपोर्ट, एंड दिस रिपोर्ट इज ऑफ द 1780 पेजेस। मतलब तो ये किसी ने नहीं कहा कि इन्होंने हमारा गुरुकुल सिस्टम को खराब कर दिया, और हमें वो गुरुकुल सिस्टम, उसके जो वैदिक नॉलेज, उसके ऊपर रिसर्च कराना चाहिए थी। उल्टा इन्होंने क्या किया, मतलब आप मदरसे खोलो, हम प्रमोट करेंगे। और आप ये बताइए, आर्टिकल 25 कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज हैविंग द राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन एंड प्रमोट एनी रिलीजन। मतलब वो उसको अपने फेथ और कॉन्सेंस के हिसाब से मान भी सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। तो कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। कहाँ लिखा संविधान में? हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा। और दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, एंड सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी कि कोई हमारे जो है ना गले में तलवार लगा के ये नहीं कह सकता है कि हमारा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुमको जो है ना तुम्हारा सिर जो है ना धड़ से जुदा कर देंगे और हमको जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। इज इट नॉट शुद्ध बकवास सर? और मैं आपसे सर ये पूछता हूँ, एक बहुत छोटी सी बात मैं पूछता हूँ कि जितनी बहुत सारी चीज़ें, कृतियाँ वृत्तियाँ भारत ने हैंडल की, जबकि मशीनरी बेकार थी, बिकॉज we were the part of the police, so it was a very inefficient, useless thing। फिर भी उस यूजलेस मशीनरी के माध्यम से भी हमने रीजनेबल रिजल्ट्स प्राप्त किए, चाहे वो SC/ST जो ना एट्रोसिटीज़ के बारे में हो, चाहे दहेज के बारे में हो, चाहे बाल विवाह के बारे में हो, चाहे सती प्रथा के बारे में हो। वी कुड डू ए रीजनेबली गुड जॉब, राइट सर? तो क्या आर्टिकल 25 के प्रोटेक्शन में 4 सेक्शन का एक्ट नहीं बन सकता था कि एनीबडी स्पीकिंग अगेंस्ट द बेसिक कनोटेशन ऑफ आर्टिकल 25 it will be a cognizable offense,
इट विल बी नॉन अवेलेबल विथ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 15 ईयर एंड उसकी संपत्ति भी जब्त होगी। और उसमें जो है यदि क्राइम फ्री भारत का जो है ना इंजन पीछे लगा दिया जाए तो बिना थाने जाए जो है ना आपकी FIR दर्ज होगी। 15 दिन में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के सपोर्ट से अकाट साक्ष्यों के साथ चालान भी होगा और 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के साथ में सजा भी हो जाएगी। तो किस व्यक्ति में दम है कि वो जेल में सड़ने के लिए इस तरह की अटर नॉनसेंस की बात करेगा? हमने लचर व्यवस्था पैदा की हुई है और फिर हम कहते हैं हम क्या करें, हैं क्या करेंगे? नहीं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ द सिचुएशन। तो ना हमने वर्शिप प्लेसेस एक्ट को ख़त्म किया, ना हमने इसको किया, ना हम उसको किया। तो ये सब जो है हिंदुओं का जो है ढकोसला, इसका ढकोसला, ये सब जो है ना पॉलिटिकल राजनीति है। मैं ये कहता हूँ भाजपा को लज्जा नहीं आती है कि अपने आदमियों से रोज जो है ना रिट पिटीशन लगाती है। यू आर द लॉ मेकर, हैव द गट्स टू जो है ना रिपील दोज थिंग्स इन पार्लियामेंट। आई स्ट्रांगली फील जब मैथिली खंड जैसा साधारण व्यक्ति जो है ना डंकी के चोट पे ये सब बातें कह सकता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि जिनका 56 इंच का सीना है, उन्हें किस बात का डर लग रहा है? और मुझे शर्म आती है जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें नोच के खा जाएंगे, मैं इनसे डरा हुआ हूं। अरे देश के प्रधानमंत्री हु इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन, इस तरीके का अटरेंस जो है ना, इट क्रिएट द फियर साइकोसिस इन द माइंड ऑफ द इंडियंस। ही इज हैविंग नो राइट टू अटर दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। तो ये सर बैकग्राउंड था। इस बैकग्राउंड को जो है सर हम यहाँ पे कट करते हैं।